जय हिंद स्टूडेंट्स। हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले दो एग्जांपल्स देखे। अब नेक्स्ट एग्जांपल आज हम देखेंगे। देखो बच्चों, ये जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ऐसे ही आपको वर्ड प्रॉब्लम में एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है कि सर आपने तो ये पढ़ाया था, फिर एग्जाम में ये आ गया। देखो, एक तरह के आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है, किस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे, फिर बाद में वहाँ पे इस तरह के आएंगे, इट मीन्स यही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है। सो एक आपको स्टडी हो जाता है कि इस तरह के एग्जांपल्स को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। दो तीन टाइप के एग्जांपल्स आपको दिखाए जाएंगे और उसी दो तीन टाइप पे आपको एग्जांपल्स दूसरे तरीके से पूछे जाएंगे। तो आपको वहाँ पे आपका दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि अभी आप अगर प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे मैं सॉल्व करूँ। तो उसको देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप पूरा फाइनल आंसर के बारे में सोचोगे तो कभी आपको आंसर नहीं मिलेगा। एक बात कभी भी याद रखना है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको एक एक स्टेप से सॉल्व करते जाना पड़ता है। यस, उसके लिए भी एक अल्गोरिदम इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्गोरिदम इट मीन्स कि आपको पूरा नॉलेज हो कि आपको क्या करना है। ये आप लोग ले रहे होते, उसके आगे क्या आएगा। इट मीन्स पुट ऑन द पेपर, कुछ तो भी लिखो पेपर पे पहले, तभी तो आइडिया आएगी। ठीक है। तो कभी कभी गलतियां होती है, बाकी लोगों का पेपर बहुत खराब होता है बट उनको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बार लिखते हैं खराब होता है, लिखते हैं कट करते, लिखते हैं कट करते, बहुत खिचड़ी हो जाती है। सो ये क्यों होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं होती। होशियार है, मुझे पूरा आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या करता है वो, जब आता है एग्जाम्पल तो उसके दिमाग में जैसे ही कोई थॉट आता है वो पुट करता है, फिर उसको लगता है कि इस तरीके से गलत आ जाएगा आंसर, वो कट करता है, फिर दूसरा लिखता है। तो आदत ऐसी डालो कि भाई प्रैक्टिस इतनी भयंकर होनी चाहिए कि ये एग्जाम्पल ऐसे ही सॉल्व होगा, खत्म। एक माइंड सेट होना चाहिए आदमी का। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट मी राइट इट। ओके, सो इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्लास है। उस क्लास में बच्चों ने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया था। जैसे AEO होता है, IMO होता है, मीन्स इंग्लिश ओलंपियाड है, मैथ्स ओलंपियाड है। ऐसे ही एक इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी और एक मैथ्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी। रूल ये था कि पूरे बच्चों को दोनों एग्जाम देने ही है, पूरे बच्चों को दोनों एग्जाम देनी ही है। जब उन्होंने एग्जाम दी तो रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया? लेट्स सी। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 50 बच्चे इंग्लिश में पास हो गए। 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 60 स्टूडेंट मैथ्स में पास हो गए। अब वो जो 50 थे इंग्लिश और ये जो 60 थे मैथ्स के, तो इनमें से ये जो बच्चे थे 50 इंग्लिश के 60 मैथ्स के, इनमें से जो 40 बच्चे वो दोनों सब्जेक्ट में पास है। मीन्स उनको मैंने इंग्लिश में भी काउंट कर लिया होगा ना, ऑब्वियसली इंग्लिश में पास आउट है। तो इंग्लिश की जब मैंने लिस्ट बनाई होंगी तो उन्होंने सर मैं भी इंग्लिश में पास हूँ, तो इंग्लिश टीचर ने उनकी लिस्ट बना ली। बाकी मैथ्स टीचर आया, मैथ्स टीचर ने मैथ्स स्टूडेंट की लिस्ट बना ली। बट ऐसा ऐसे कुछ बच्चे, कितने बच्चे, ऐसे 40 बच्चे जो है उनका दोनों लिस्ट में नाम है, क्योंकि वो दोनों इसमें पास हो चुके हैं। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्या होगा? कॉमन इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं अपन, कॉमन एलिमेंट्स है ये इस लिस्ट में भी दिखेंगे, उस लिस्ट में भी देखेंगे। तो पहले अपन कंसिडर कर लेंगे इंग्लिश में पास होने वालों का सेट, फिर उसके बाद होगा आपका मैथ्स में पास होने वालों का सेट, और कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है कोई भी एग्जाम में। इट मीन सारे बच्चे यहाँ पे आ गए, कोई बच्चा नहीं है कि जो फेल हुआ था। फिर अभी समझ लो 200 बच्चे भाई, और आपने बोल दिया सर 180 पास हो रहे हैं, बाकी फिर 20 तो फेल हो गए। बट यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि सारे बच्चे कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उनका लिस्ट में नाम ही आ गया है, यहाँ पे कोई बच्चा काउंटिंग के बाहर नहीं है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपका A यूनियन B में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो रिमेनिंग बच जाए। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट उसका 0 है। सो लेट्स सी। कंसिडर, हमें पहले कंसिडर करना पड़ता है। कंसिडर E is a set of students pass in English competitive exam, and M is a set of students pass in maths competitive exam, and E intersection M set of students pass in both subjects और both एग्जाम्स, दोनों एग्जाम्स में वो पास हो गए। तो कौन बच गया अभी कि एटलीस्ट एक पेपर में तो पास है भाई, कौन है ऐसे? सो लेट मी रीड द क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट मींस कम से कम इंग्लिश में पास हो या फिर मैथ्स में पास हो, बट पासिंग वाला चाहिए। इंग्लिश के सेट में आ रहा है तो भी चलेगा, मैथ्स के सेट में आ रहा है तो भी चलेगा। अब ये कौन सा ऑपरेशन है? इंटरसेक्शन का रूल क्या है? इंटरसेक्शन का रूल सजेस्ट करता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो, और यूनियन क्या करता है, इसमें भी ये तो ले लो, उसमें भी ये तो ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा? यूनियन में इट मीन्स
कि एटलीस्ट कम से कम इंग्लिश तो पास है, कम से कम मैथ्स तो पास है। तो इस तरह का हमें यहाँ पे यूनियन सेट बनाना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पास हो स्टूडेंट। सो ई यूनियन एम, इट मीन्स स्टूडेंट पास एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब गिवन क्या है, गिवन में हम लिख लेंगे नंबर ऑफ ई दिया है, नंबर ऑफ एम दिया है और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम दिया है, और पूछा है कि कितने बच्चे फेल है। अभी आपको तो ये देख के फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। सो लेट मी रीड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंग्लिश इज आर 50, number of students pass in mathematics are 60 and number of students pass in both are 40। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ई यूनियन एम। सो वी हैव, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, याद करो, वी हैव नंबर ऑफ ई यूनियन एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ई का क्या है, मीनिंग कितने हैं, 50 है, नंबर ऑफ एम में कितने 60 है, सो 50 प्लस 60 माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम में कितने 40 है, सो 40 इज इक्वल टू 50 प्लस 60 कितना 110 माइनस ये कितना आ गया 40, तो कितना आ गया 70। सो नंबर ऑफ ई यूनियन एम, so how many students pass in at least one subject, 70, therefore 70 students pass at least in one of the subject, one of the means given subjects में से एक subject, one of the subject, one subject का मीनिंग अलग होता है और one of the का मीनिंग अलग होता है। आपको इंग्लिश का पूरा पता है, नो प्रॉब्लम ज्यादा डीप में जाने की। सो ये एग्जांपल आपको समझा होगा, तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल के लिए जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ओके। तो चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल के लिए जाते हैं, एग्जांपल नंबर 4। देखो बेटा यहाँ पे एक प्रोसेस मैंने किया, यहाँ पे कभी भी याद रखना ये प्लस है और ये माइनस है। आप पहले कौन सा भी ऑपरेशन करोगे तो चलेगा, अगर ओनली प्लस और माइनस है। और अगर यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन आ जाता था तो क्या क्या कौन सा रूल अप्लाई करते हैं अपन, डी मास रूल, बट वो फॉर्मूला वैसा नहीं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बट एक बेसिक कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा था। ठीक है, डी मास रूल आपने 7th में पढ़ा था, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, दैट इज डी मास। ओके, बाकी लोग इसको बीओ लगाते हैं, ब्रैकेट ऑफ पॉड मास रूल। ओके, सो लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा है, क्रिटिकल लगता है बच्चों को, डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बड़ा एग्जांपल है, स्टार है। ठीक है, अब अगर स्टार एग्जांपल आ जाए, क्योंकि यहाँ पे स्टार दे दिया ना, तो आप लोग सोचते हैं कि सर स्टार है तो फिर अभी हमसे नहीं होगा। देखो पहले एक बात याद रखना है, स्टार एग्जांपल में क्या होता है, एक तो बहुत बड़ा लेंदी आंसर होगा इसलिए स्टार है, और लेंदी क्या होता है उसमें प्रोसेस, आप जो अलग अलग प्रोसेस कर रहे हो 3 एग्जांपल्स में, एक ही एग्जांपल में वही प्रोसेस करना है आप लोगों को, तो ये डरना नहीं होता, एक बात याद रखो। और सेकेंड थिंग कि आपको एग्जांपल्स रीड करते समय इतना केयरफुली रीड करना है कि आपको क्या करना है ये क्लियर आइडिया हो जाए। 4-5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, बट एग्जांपल समझने तक पढ़ते रहो, तभी ये आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। सो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसमें क्या दिया है थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक स्कूल है, जिस स्कूल में समझ लेते हैं हमारी स्कूल है, उसमें 220 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, और टीचर ने एक लिस्ट बनाई कि भाई नाम दो, रोल नंबर दो, किसके लिए, कुछ हॉबीज मुझे लिखनी है। वो हॉबीज थी, पहले हॉबी थी रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग मीन्स पहाड़ों पे चढ़ने की जिसकी इच्छा होती है, जिनको आदत है या फिर जिनको होता है कि मैं पहाड़ों पे घूमने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मेरी हॉबी है, मैं जाता हूँ। और जिनको स्काई वॉचिंग, सर मैं रात को सो के स्काई देखते बैठता हूँ। सो स्काई वॉचिंग, रॉक क्लाइंबिंग ऐसे हॉबी वाले। अब इनमें ऐसे भी थे कि उनको दोनों हॉबीज की इंटरेस्ट नहीं थी, और ऐसे भी थे दोनों हॉबीज में इंटरेस्ट था। तो समझ लो अगर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 5 लोग हैं यहाँ पे। पहले ने लिख दिया कि सर रॉक क्लाइंबिंग आई लाइक, सेकंड ने लिख दिया सर आई लाइक बोथ, थर्ड ने लिख दिया सर आई लाइक स्काई वॉचिंग, फोर्थ ने लिख दिया आई लाइक रॉक क्लाइंबिंग, और फिफ्थ वाले ने लिखा आई डोंट लाइक एनीथिंग, ब्लैंक छोड़ दिया उसने। मेरे को ये स्काई वॉच, ये पहले वाले ने बोला कि मेरे को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, स्काई वॉचिंग पसंद, दूसरे ने बोला मेरे को दोनों पसंद है, तो ये बन गया। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब मैं रॉक क्लाइंबिंग काउंट करूंगा तो रॉक क्लाइंबिंग कितने आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और स्काई वॉचिंग में कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 आ रहे हैं। बट एक बात मैं ये नहीं काउंट कर रहा हूँ कि देखो जो बच्चा, एक बच्चा ऐसा है जो स्काई वॉचिंग भी कर रहा है और रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, वो भी काउंटिंग में आ रहा है। यस, आर सेट में तो कॉमन वाले भी आ रहे हैं कि नहीं, करेक्ट है।
और एस सेट में भी कॉमन वाला काउंट हो रहा है, और जो बच गया वो उसका तो कहीं तो भी काउंटिंग नहीं है, उसका काउंटिंग ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया वो यूनियन सेट का। अगर मैं आर और एस का यूनियन करूंगा तो यूनियन में इतने सेट आ जाएंगे, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो बाहर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। सो देखते हैं क्या एग्जाम्पल है पहले। लेट मी रीड द एग्जाम्पल। A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9. 220 बच्चे थे क्लास 9 के, उनका सर्वे किया गया कि उनको स्काई वॉचिंग हॉबी है या फिर रॉक क्लाइंबिंग है, दोनों हॉबीज का सर्वे किया गया था। कितने बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग का हॉबी है, बाकी लोगों को नहीं रहती तो उन्होंने लिखा। सो कंसिडरेशन करेंगे, यू इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ठीक है, क्लास 9। तो अभी इसमें रॉक क्लाइंबिंग वाले होंगे तो आर सेट ऑफ स्टूडेंट्स whose hobby is rock climbing। और कुछ बच्चे ऐसे जो स्काई वॉचर है, सेट ऑफ स्टूडेंट whose hobby is स्काई वॉचिंग, करेक्ट। अब इनमें ऐसे भी है कि जिनको दोनों पसंद है, तो वो क्या आ जाएगा, आर इंटरसेक्शन एस सेट ऑफ स्टूडेंट्स whose hobby, who has both hobbies, दोनों हॉबी है उनको। ओके अभी क्या आएगा, आर यूनियन एस, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज एटलीस्ट वन कॉपी, एटलीस्ट वन हॉबी, एटलीस्ट वन ऑफ दी हॉबीज, जो हॉबीज दी उनमें से एक हॉबी है उसको, वन ऑफ दी हॉबी। ओके तो गिवन में क्या दिया, गिवन में दिया है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 9th क्लास, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 220, नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग वाले लिखेंगे, नंबर ऑफ स्काई वॉचर्स लिखेंगे, नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस भी लिखेंगे जो दिया है वो। सो लेट मी रीड, 220 students out of which 130 inform about their hobby as rock climbing, 180 inform about their hobby sky watching, 130 180, rock climbing 130, sky watching 180, and there are 110 students who follow both the hobby। 110 स्टूडेंट ऐसे जो कॉमन आ गए, जैसे यहाँ पे 1 आया था वैसे 110 स्टूडेंट है, जो 220 में से 110 स्टूडेंट डबल टिक किया है। अब इतना मिल गया भाई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो क्वेश्चन क्या था, then how many students do not have any of the hobby। ये जो हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग और ये, ऐसे कितने बच्चे जिनको कुछ भी हॉबी नहीं है। तो पहले पता करना पड़ेगा कितने बच्चों को एटलीस्ट वन हॉबी है। तो क्या पता करना पड़ेगा, ये जब ये पता चलेगा तो हमारे पास तो टोटल बच्चे पता है, उसमें से जितने बच्चों को हॉबी है दोनों में से पता चल गया, तो हम निकाल लेंगे ना जिनको कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्ट करके। कुछ समझ में आ रही बात, चलो आगे जाते फिर। सो टू फाइंड आउट दी सब क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कैसे करेंगे, फर्स्ट वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, नंबर ऑफ आर यूनियन एस इक्वल टू नंबर ऑफ आर प्लस नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। नंबर ऑफ आर इज 130, नंबर ऑफ एस इज 180 माइनस 110, ठीक है, इज इक्वल टू 130 प्लस 280 इज 310 प्लस 1 माइनस 110, so it will be 200। so number of student those who have at least one hobby कितने है, 200 है। 220 में से 200 स्टूडेंट्स को एटलीस्ट वन हॉबी है, तो बच गए कितने, 20 स्टूडेंट बच गए। therefore students those who don't have hobby, don't have any of the hobby, इनमें से कोई भी हॉबी नहीं, any of the hobby, कितना है वो, 220 माइनस 200 कितना आएगा, 20, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले कौन से, अभी एक बात याद रखना, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग का मीनिंग क्या है, हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें जिसको स्काई वॉचिंग है और रॉक क्लाइंबिंग है वो भी रॉक क्लाइंबिंग की लिस्ट में आ गया, और जिसको रॉक क्लाइंबिंग स्काई वॉचिंग है वो भी रॉक क्लाइंबिंग स्काई वॉचिंग की लिस्ट में आ गया। सब याद है ना, आर और एस था, अगर दोनों में टिक है तो हमने इसको आर की इसमें भी काउंट कर लिया, एस की इसमें भी काउंट कर लिया, ठीक है। और सिर्फ आर वाले हमको पता नहीं है, सिर्फ आर वाले, तो कॉमन वाले अगर हम निकाल देंगे तो आर वाले में पता चल जाएंगे, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले, तो कॉमन वाले क्या करने पड़ेंगे, माइनस। सो सेकेंड नंबर ऑफ रॉक ओनली, रॉक ओनली मीन्स रॉक क्लाइंबिंग वाले,
तो क्या आएगा, नंबर ऑफ आर माइनस नंबर ऑफ कॉमन, कॉमन वाले निकाल दो भाई, जो जिसको दोनों पसंद है उसको निकाल दो, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले रुकेंगे यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग में। तो रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने 180 है, कॉमन कितने 110 है, तो कितने बच गए 70। रॉक क्लाइंबिंग 180 की 130 है, 130 है सॉरी, सो इट इज 130, 130 में से 110 गए तो कितने बचे 20। सो लिखेंगे देयरफॉर ओनली 20 स्टूडेंट्स हैज हॉबी रॉक क्लाइंबिंग, बाकी सारे मर्ज वाले रॉक क्लाइंबिंग में जो वो स्काई वॉचिंग भी कर रहे हैं बाकी 110। ठीक है, अभी थर्ड वाला क्या है, ओनली स्काई वॉचिंग, नंबर ऑफ स्काई ओनली कर रहा हूं, स्काई ओनली का मीनिंग क्या होगा स्काई वॉचर्स। सो नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, नंबर ऑफ एस क्या है 180 माइनस 110 दैट इज 70। तो 70 स्टूडेंट्स ऐसे है दोज हु लाइक ओनली स्काई वॉचिंग, रॉक क्लाइंबिंग में नहीं, ये कॉमन वाले निकाल दिए मैंने, 110 निकाल दिए, कॉमन वाले निकाल रहा हूं मैं दोनों में से, कॉमन वाले निकल जाए भाई, सिर्फ सिंगल वाले रुकेंगे। सो फाइनल आंसर में क्या आएगा, 20 students don't have any hobby, rock climbers only are 20, only sky watchers are 70। ये आपको फाइनल आंसर लिखना है तभी तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, सो एक फिगर दी है वेन डायग्राम और बोला वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करो और फॉलोइंग सेट्स के लिस्ट बनाओ। सो हमें पता है कि एक सर्कल अगर जो होता है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है और कॉमन वाले तो ओवरलैपिंग में आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सेट ए। सेट ए कहाँ पे, ये देखो, ये जो ए का सर्कल है इसमें जितने एलिमेंट आते हैं उसमें लिख दो, कौन से एलिमेंट आते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये जेड है, कॉमा एम कॉमा एन। ये जेड ऐसे क्यों लिखा रहा, ऐसे निकालता हूं तो दो दिखता है मेरा, इसलिए मैं इसको जेड ऐसे निकालता हूं थर्ड लिपि में। सो एक्स वाई जेड एम एन, क्योंकि एम एन भी ए के सर्कल में आ रहा है। अभी बी की बात करेंगे, बी का सर्कल ये देखो, जिसमें क्या आ रहा है, पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर और एम और एन भी आता है। ठीक है, अभी करेंगे यूनियन के बाद दोनों मिला के क्या बन रहा है, ए और बी को कंबाइन कर दो, पूरा क्या आएगा मटेरियल, बोलो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एम एन। करेक्ट, इन दोनों का मर्ज करके लिख दिया मैंने सेट, यूनियन सेट। अब यूनिवर्सल सेट लिखना है, यूनिवर्सल पूरा रेक्टेंगल में जितने एलिमेंट्स लिखो। अभी ए और बी तो नेम है, उसको एलिमेंट नहीं कंसिडर करना है, स्मॉल वाले लिखने होते हैं, कैपिटल सेट का नेम होता है, स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं। सो लिखो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एम कॉमा एन। हो गया, नहीं एस और टी भी है यू में रेक्टेंगल में, सो एस कॉमा टी। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए पूछा है, ए डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मीनिंग क्या है कि भाई ए के जो एलिमेंट है, ए के जो एलिमेंट है वो छोड़ दो, कहां से छोड़ दो, यहां से यू के सारे एलिमेंट लिख दो। देखो मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, यू के सारे एलिमेंट लिख दो, सिर्फ किसके एलिमेंट छोड़ना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो। तुम किसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो ना, तो यू के सारे एलिमेंट लिखो, बट किसके एलिमेंट छोड़ना है, ए के एलिमेंट्स। तो ए के एलिमेंट्स तो ये है एक्स वाई जेड एम एन, तो एक्स वाई जेड और एम एन को छोड़ के यू में जो एलिमेंट है इसमें पुट कर दो। कौन से एलिमेंट बचे, पी क्यू आर एस कॉमा टी। हो गया ये, ठीक है। और एक बार बी का एक्सप्लेन करूंगा तब क्लियर हो जाएगा आपको। बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी डैश, यू के सारे एलिमेंट लिख लो इसमें, किसमें, बी डैश में। यू के सारे एलिमेंट लिखना है, बट कौन से एलिमेंट छोड़ना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट है। यू के सारे एलिमेंट लिखो, बी के एलिमेंट्स छोड़ के। बी के एलिमेंट्स क्या है, पी क्यू आर एम एन। सो पी क्यू आर एम एन ये एलिमेंट छोड़ के जो बचे लिख दो बी डैश में। क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एस टी। समझ में आ गई बात। अभी और देखते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इधर ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेट दिख रहा है, ये सेट यू के सारे एलिमेंट लिख दो, बट किसके एलिमेंट छोड़ना है, ए यूनियन बी के। सो ए यूनियन बी के इतने सारे छोड़ दो और यू में बचे हुए जो है वो लिख दो। अभी ए यूनियन बी में तो इतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं, देखो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन छोड़ दिया, क्या बच गया, एस कॉमा टी। होप यू अंडरस्टूड दिस, दिस इज लास्ट। कल प्रॉब्लम सेट देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। स्टडी करते रहो, ये बड़ी बात है। और सेकंड, कमेंट करो प्लीज। तुम वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे मुझे पता भी नहीं, वीडियो नहीं आता, तुम लोग सोए रहते, कल नहीं आया, किसी ने कमेंट नहीं किया, एक दो जन का आया होगा कॉल, बाकी लोग तो बोलते भी नहीं है। प्लीज रिप्लाई। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।